Today's topic is a coordination chemistry, class 12, NCERT chemistry. तो पर ईयर एग्जाम में इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो ये है कि दो एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड व्हिच रिटेन their identity in solid state as well as dissolved state। कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करे तो वो किसमें अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटेन करता है। तो इसमें टू पार्ट होते हैं, फोर के पॉजिटिव और CN6 क्या फोर नेगेटिव। यहाँ पे जो K4 आपको दिख रहा है इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। एक्टिव जो है सेंट्रल मेटल एटम है, Cn जो है लिगेंड है और 6 जो लिखा हुआ है वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। मतलब Cn के जो है 6 एटम है। अब देखिए सेकंड जो है वो क्या है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इज a stable compound which is stable in a solid state and dissolved state is dissociates into ions। यदि हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये इसमें कंस्टिट्यूट में अपने कंस्टिट्यूट पार्ट में जो है आयनाइज हो जाता है। मतलब इसमें क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव और NH4 कितना पॉजिटिव। मतलब आफ्टर डिसॉल्विंग इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, उसे हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। एग्जांपल क्या होगा, बोरॉन सॉल्ट, पोटासियम, वो क्या है, डबल सॉल्ट। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं KOFeCN और कितना O6। ध्यान से देखिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट ये दिख रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या इसे हम ये भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंटिटीज की प्लेस पे स्फीयर भी यूज किया जाता है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। यहाँ पे जो K4 आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन। पॉजिटिव क्या, काउंटर आयन। Fe जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। इसमें आपको जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी दिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम होता है वो मैक्सिमम केस में आपको क्या होता है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं। Cn आपको जो दिख रहा है वो क्या है, लिगेंड है। Cn क्या है, लिगेंड है। और 6 जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हम ये कहें, ये नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप फिर से देखिए एक फार्मूला हमने राइट किया है, K4FeCN6। यहाँ पे जो K है वो क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन है। Fe जो है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। Cn जो है क्या है, लिगेंड है। और 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, या इसे हम ये कहते हैं ये नंबर ऑफ लिगेंड है। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो राइट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यदि किसी में यहाँ पे इस साइड कुछ लिगेंड है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन। इतना ठीक है। अब जो है तो इसके जो कीवर्ड्स है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो कीवर्ड्स पे आप देखिए क्या क्या है। कीवर्ड्स में फर्स्ट जो है वो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम देखिए राइट कर रहे हैं CrNH3 और ये हमने राइट किया है कोबाल्ट NO2। यहाँ पे देखिए CrNH3 है, NO2 की प्लेस पे हम यहाँ पे Cn लिख लेंगे, CnO6। तो यहाँ देखिए CrNH3 है और एक COCN कितना है, 6। तो ये पॉजिटिव आपका जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होगा और ये जो है आपका क्या होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इसके बाद दूसरा जो है हमारा कीवर्ड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ देखिए इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe। सेंट्रल मेटल एटम का मींस है those metal atom which accept the lone pair electron by लिगैंड। लिगैंड से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे देखिए Fe है तो Cn जो है लिगैंड है वो डोनेट करता है किसको, Fe को।
तो आप ये राइट करेंगे दो स्पीसीज या दो मेटल एटम which accept the lone pair electron by the ligand. This is known as metal atom. फिर देखिए लिगेंड आता है, लिगेंड हम किसको बोलेंगे? अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। तो आप क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड। और लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो लिगेंड जो है वो एनायनिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो दोस स्पीसीज व्हिच आर एनायनिक और न्यूट्रल स्पीसीज व्हिच डोनेट lone pair electron to the central atom is called the ligand. इसे हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस। ये लुईस बेस भी होता है क्योंकि lone pair electron क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करेगा और लुईस बेस है, जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड है। लिगेंड कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका मोनोडेंटेड हो गया। मोनोडेंटेड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जो कितना डोनेट करे लोन पेयर, सिंगल डोनेट करे, उसे हम मोनोडेंटेड बोलते हैं। जैसे आपका CN है, ये मोनोडेंटेड है, NH3 है, ये मोनोडेंटेड है, वाटर है, ये भी क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। जो सेकंड जो है क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड या इसे हम बोलते हैं डाइडेंटेड। डाइडेंटेड लिगेंड का मींस होता है कि ऐसा कोई लिगेंड जो कितना लोन पेयर डोनेट करे? 2 लोन पेयर डोनेट करे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ईयर, इसका नेम होता है एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन या जल्दी से फार्मूला हम राइट कर रहे हैं, NH2CH2CH2NH2 है। तो लोन पेयर यहां से भी डोनेट होता है, यहां से भी डोनेट होता है। तो कैसा लिगेंड हो गया? डाइडेंटेड लिगेंड हो गया या बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। थर्ड जो है तो पॉलीडेंटेड लिगेंड है। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मींस होता है ऐसा लिगेंड जो मोर देन 2 लोन पेयर डोनेट करे, उसे हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या हो गया? आपके पास एग्जांपल है PDTA 4-। PDTA जो है इसका नेम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट। लिगेंड हम किसको बोलते हैं? दो स्पीसीज व्हिच आर न्यूट्रल or anionic which donate the lone pair electron to the central atom or to the central metal atom is called the ligand. Monodentate, bidentate और polydentate. ब्रैकेट में जो लेफ्ट साइड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव काउंटर आयन। और यहाँ पे ये इसके राइट साइड कोई प्राइम है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव काउंटर आयन। नेक्स्ट टॉपिक में वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपने 11 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है? जिसे हम डेटिंग बॉन्ड भी बोलते हैं। जब कोई लोन पेयर डोनेट करता है और कोई लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उस समय जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मींस ये होता है कि नंबर ऑफ लिगैंड जो है कितने डोनेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है तो जिसमें मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड। तो मोनोडेंटेड लिगैंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड। मतलब कितने नंबर ऑफ जो है मोनोडेंटेड लिगैंड है उतना ही क्या होगा? सेम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ये पॉली है, पॉलीडेंटेड लिगैंड है या बाइडेंटेड लिगैंड है या डाइडेंटेड लिगैंड है, उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ लिगैंड इनटू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। इनटू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। इसका मींस ये है कि नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं। सपोज हम करते हैं किसी में नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 4। या मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, एग्जांपल हम यहाँ पे सीखना है। जैसे मान लेते हैं CO है, Pn यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे Cl2। अब इसी में पूछ दिया कि मोनोडेंट, आप बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो देखिए ध्यान से Pn जो है तो नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ लिगैंड 2 है और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने लोन पेयर डोनेट करता है। तो Pn जो है 2 डोनेट करता है। यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ लिगैंड के 2 है, डेंसिटी कितनी है? 2 है, प्लस Cl जो है मोनोडेंटेड लिगैंड है तो 2 हो गया, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि वो 1 डोनेट करता है। टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहने का मींस ये है
कि यदि कोई गिवन कंपाउंड है उसमें जो है डाइडेंटिक लिगेंड है या पॉलीडेंटिक लिगेंड है, उसके लिए हम कोएफिशिएंट नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू क्या लिखेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे ईएन जो है डाइडेंटिक लिगेंड है, वो कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? वो 2 लोन पेयर जो है डोनेट करता है 1। तो 2 डोनेट करता है 1, तो 2 डोनेट करेंगे कितने? 4। अब एसीएल जो है 1 मोनोडेंटिक लिगेंड है, तो ये तो 1 डोनेट करता है, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? उतना ही होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। फिर है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसका कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का देखिए क्या है? Fe है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के नीचे नहीं बनेगा चार्ज कैलकुलेट करते तो हम लोग जो है तो बैलेंस पार्ट थ्योरी और क्रिस्टल थ्योरी भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कोई एक रिएक्शन है A2 Fe कितना है? Cl4 6 है। अब हमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। उसके लिए हम देखिए K4 यहाँ पे है, तो पोटेशियम के जो चार्ज होता है वो +1 होता है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 है, और Fe को हमने क्या कंसीडर कर लिया? x। प्लस देखिए Cr, फिर देखिए Cn है, Cn के चार्ज होता है -1, और यहाँ पे जो है तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6 है, इक्वल टू हम लोग कितना कर देंगे? 0। फिर से देखिए K4 है, K पे चार्ज होता है +1 है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 है, और K को हमने क्या कंसीडर कर लिया? x कंसीडर कर लिया। फिर देखिए प्लस Cn पे चार्ज कितना होता है? -1 है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6 है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 4 + x और माइनस कितना? 6 इक्वल टू कितना? 0। कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4। तो यहाँ पे जो चार्ज आता है सेंट्रल मेटल एटम पे, उससे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस। अब देखिए आगे होमोलैक्टिक और एक है हेटेरोलैक्टिक। होमोलैक्टिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें लिगेंड जो है सेम टाइप के। यहाँ पे देखिए NH3 जो सेम टाइप का लिगेंड है, उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलैक्टिक। हेटेरोलैक्टिक हम किसको बोलते हैं? जिसमें लिगेंड जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए लिगेंड NH3 भी है और क्या है? Cl2 भी है। NH3 जो है और Cl2 है, दोनों डिफरेंट टाइप के लिगेंड। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोलैक्टिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एसोसिएशन नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। यहां पे देखिए क्या राइट है? PLM है। P का मतलब है पॉजिटिव काउंटर आयन। इस पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन है, तो पहले हम स्टार्टिंग नेमिंग कहां से चलेंगे? पॉजिटिव काउंटर आयन से। फिर हम इससे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन के बाद लिगैंड, लिगैंड के बाद M का मतलब हो गया मेटल, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको हम राइट करेंगे। उसके बाद जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, उसका कितना है। फिर हम इसको लिखेंगे नेगेटिव काउंटर आयन लिखेंगे। तो ध्यान देखिए P का मतलब हो गया पॉजिटिव काउंटर आयन, L का मतलब हो गया लिगेंड, M का मतलब हो गया मेटल या सेंट्रल मेटल एटम, N का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव काउंटर आयन। देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल राइट किए हैं। Cr है, H3 है, H2O थ्राइस है और Cl3 है। यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन एब्सेंट है। लेफ्ट साइड की तरफ इधर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन एब्सेंट है। उस केस में हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। तो आप यहाँ पे देखिए लिगेंड कितने हैं? एक H3 है और एक H2O है। तो जब भी लिगेंड मोर देन 1 होते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकल बेस में उसका नेम राइट करो। NH3 को हम लोग बोलते हैं एमाइन और H2O को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। तो एमाइन जो है वो पहले आता है, एक्वा जो है बाद में आएगा। देखिए यहाँ पे एमाइन कितना है? 3 है। 3 के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे? ट्राई एमाइन। फिर देखिए यहाँ पे कितना है? H2O 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई H2O को हम लोग राइट करते हैं एक्वा। इसका नेम जो है आपको लर्न करना पड़ेगा लिगेंड का, तो क्या हो जाएगा? ट्राई एक्वा। अब फिर देखिए हमने लिगेंड राइट कर, लिगेंड के बाद आप फार्मूले में देखेंगे तो उसमें लिखा है मेटल। तो मेटल यहाँ पे इसकी क्या है? क्रोमियम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रोमियम। अच्छा, मेटल में हम लोग 8 सफिक्स भी लगाते हैं। 8 सफिक्स कब लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा जानना होगा। 8 सफिक्स हम कब लगाएंगे सेंट्रल मेटल एटम में? जब हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो है वो क्या हो? निगेटिव हो। मतलब जब पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तब हम 8 सफिक्स लगाते हैं इसमें सेंट्रल मेटल एटम में। और यहाँ पे देखिए ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दोनों क्या है? पॉजिटिव है।
पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग काउंट उसमें सेंट्रल मेटल एटम में 8 सफिक्स नहीं लगाते हैं, इसमें लगाते हैं निगेटिव काउंटर नेगेटिव इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्रोमियम का जगह हम क्रोमियम भी लिखेंगे। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। NH3 कितना है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके चार्ज 0 हो गया, तो 0 × 3 0 हो गया। H2O भी जो है कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे भी चार्ज 0 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब Cl तो -1 होता है, तो 3 हो गया, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, मतलब यहाँ पे कितना होगा, उसको हम लोग इसमें राइट करेंगे रोमन न्यूमेरल में हम लोग राइट करेंगे तो थर्ड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Cl3 लिखा हुआ है, तो आप स्पेस देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज राइट है उसका जब आप नेम लिखेंगे तो उसमें कोई स्पेस नहीं देना है, और जो है उसके बाहर यदि कोई राइट है काउंटर है तो उसका जब भी नेम लिखे तो आप जो है स्पेस देख लिखेंगे। तो यहाँ पे Cl देखिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, स्पेस देके क्लोराइड, नेम क्या हो गया, ट्राई इक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है CONH2 CH2 CH2 NH2। इसके प्लेस पे कभी कभी राइट रहता है ईयर भी इसको बोलते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए CH2 CH2 2 है तो मतलब इथेन हो गया, NH2 भी 2 है तो क्या हो जाएगा, डाइएमाइन। इसको हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये लिगेंड का नेम। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ की जो है तो कोई पॉजिटिव काउंटर है तो नेम कहां से स्टार्ट होगा, लिगेंड से स्टार्ट होगा, तो लिगेंड में देखिए क्या है, ईयर है, मतलब इसको हम लोग क्या राइट करते हैं, इथेन 1,2 डाइएमाइन। जिस भी लिगेंड में डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड आ जाता है उस केस में हम इसमें राइट करते हैं 20 ट्रीस या टेट्रा किस। फिर से याद कर रखिए, यदि किसी भी लिगेंड के नेम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा राइट है तो उस केस में हम उसका जब नेम लिखेंगे तो यदि 1 2 मोर है वो तो डाई रहेगा तो वहां पे 20 लिखेंगे, यदि वो 3 वहां पे रहेगा तो वहां पे ट्रिस लिखेंगे, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा किस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कितना है, 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, ट्रिस राइट करेंगे, हमने ट्रिस राइट किया। अब इसका नेम क्या होता है, इसका नेम जो है वो है इथेन 1,2 डाइएमाइन। अच्छा हमने ये ट्रिस क्यों राइट किया है, क्योंकि ये 3 है और यहाँ पे डाई वर्ड पहले से आ गया है, तो हम अब डाई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब फिर इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, कोबाल्ट में राइट किया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी कितनी हो जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी कितनी, 3 होगी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे, नंबर में थर्ड लिखे, स्पेस देंगे और SO4 को हम लोग क्या राइट करते हैं, सल्फेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सल्फेट। इसका नेम हो गया ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए आपको एक कोऑर्डिनेशन, दो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिख रही होंगी, एक NH3 वोल्ट वाइज है और एक KCl वोल्ट वाइज है। तो आप डाउट में होंगे सर कहां से स्टार्ट करें, तो देखिए जब भी ऐसा गिवन हो तो आप रिजल्ट रखेंगे, जो आपका फर्स्ट गिवन होगा जिसमें न्यूट्रल लिगेंड होगा वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और जिसमें जो है मोनोडेंटेड लिगेंड होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है तो एनायनिक लिगेंड है Cl, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, पॉजिटिव से। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन नहीं है, NH3 गिवन है, NH3 कितना है, 2 है, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग 2 को बोलते हैं डाई, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन, तो क्या हो गया डाइएमाइन। अब ये हम इसका Ag लिखा है, Ag को हम लोग क्या लिखते हैं, सिल्वर। आप कहेंगे सर इसमें 8 क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, 8 सफिक्स हम तब लगाएंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो, नेगेटिव हो। Ag यहाँ पे सिल्वर हम लिखेंगे, हमने सिल्वर लिख दिया। आप जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहेंगे सर कैसे कैलकुलेट करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आप देखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 जब आएगा तो आप वहां पे क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल। यहाँ पे 2 आ रहा है तो 1 इसको दे देंगे, 1 इसको, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिल्वर फर्स्ट। अब इसके बाद इसका नेम राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कितना है, 2 है, तो आप क्या राइट करेंगे, यहाँ बोलेंगे डाई साइनिडो। आप देखिए Ag बॉन्ड सिल्वर नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसलिए हम इसे क्या राइट करेंगे, अर्जेंटेट। इसका जो लैटिन है ग्रीक थर्ड नेम जो है ओरिजिनल नेम जो है Ag का वो अर्जेंटेट है। 8 सफिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाई साइनिडो
अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉस्फेट। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज टू है, एक पॉजिटिव होगा और सेकंड क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव किसको कहेंगे, पॉजिटिव आप उसको कहेंगे जिसमें न्यूट्रल लिगेंड हो, और नेगेटिव आप किसको कहेंगे जिसमें जो है एनायन लिगेंड है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका नेम राइट करेंगे तो पॉजिटिव को पहले राइट करते हैं तो डाई एमाइन हो जाएगा, इजी है, ये पॉजिटिव है तो इसको हम सिल्वर राइट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट बराबर इक्वल में कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट, और जिसको हम राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे डाई साइनिडो सिल्वर, इसको सिल्वर नहीं राइट करेंगे, इसका जो ओरिजिनल नेम है तो एजी जो है अर्जेंटेट होता है, यहाँ सफिक्स लगेगा ए, अर्जेंटेट फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो हम इक्वल पे डिस्ट्रीब्यूट किए तो 1 इसको दे दिए हैं 1 इसको दे दिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है PgCl NH2CH3 NH3 कोल्ड पॉइजन। यहाँ पे आप लिगेंड देखेंगे तो Cl भी एक लिगेंड है, NH2CH3 भी लिगेंड है और NH3 भी लिगेंड है, मतलब यहाँ पे लिगेंड कितने हैं 3 लिगेंड हैं। तो जब हम नेम स्टार्ट करेंगे लिगेंड जब यहाँ 1 to 4 होते हैं तो हम तो किस बेस में राइट करते हैं अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल हम पहले देखते हैं तो किसका नेम आएगा एमाइन आएगा, क्या लिखेंगे डाई एमाइन। अब देखिए Cl को क्लोरिडो पढ़ते हैं तो Cl को लिखेंगे फ्लोरिडो, डाई एमाइन फ्लोरिडो। फिर देखिए NH2CH3 है, NH2CH3 को हम लोग क्या राइट करते हैं मेथाइल, क्या यहाँ पर क्या है NH2CH3 को हम लोग क्या राइट करते हैं मेथाइल एमीन या मेथामीन, हम लोग इसको राइट करेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे हमने राइट कर दिया क्या मेथामीन या मेथाइल एमीन भी राइट कर सकते हैं, मेथामीन हो गया। आप देखिए यहाँ पे कौन जो है तो मेटल क्या है प्लेटिनम है, तो आप देखिए यार ये जो है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के काउंटर आयन गिवन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव काउंटर आयन में जो है पॉजिटिव जो है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम में 8 सफिक्स नहीं लगता तो इसका ओरिजिनल नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लैटिनम, प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और फिर Cl है स्पेस देंगे और क्या लिख लेंगे क्लोराइड, ये इसका नेम है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है K4Fe2CN6 है, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे पॉजिटिव काउंटर आयन से करेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन यहाँ पे K है, K को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेशियम बोलते हैं, हमने देखिए पोटेशियम राइट कर लिया है। Cl जो है लिगेंड है, लिगेंड को हम लोग क्या राइट करते हैं साइनिडो, जिस भी लिगेंड में एनायन होता है हम लोग डीपो सफिक्स लगाते हैं, ये साइनिडो हो जाएगा। Cn कितना है 6 है, इसलिए हमने क्या राइट किया है हेक्सासाइनिडो। आप देखिए Fe है तो Fe को आप क्या राइट करेंगे फेरस, अब इसमें 8 सफिक्स लगेगा, 8 सफिक्स इसलिए लगेगा क्योंकि जो है तो K4 जो है पॉजिटिव हो गया और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पूरा नेगेटिव है, तो इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज प्रेजेंट नेगेटिव देन 8 सफिक्स इन द सेंट्रल मेटल एटम, तो हम यहाँ पे हेक्सासाइनिड को क्या राइट करेंगे फेरस। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए हम कितना देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, K का कितना हो जाएगा +1 चार्ज है तो 4 हो जाएगा +4, Fe का x कंसीडर कर लिए -6 है तो 6 में 4 गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे रोमन में कितना 2, इसका नेम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना टाइप का है, फर्स्ट क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक और सेकंड क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक में फर्स्ट जो है वो क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। फर्स्ट क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक में क्या होगा तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, आप इसमें ये राइट कर सकते हैं व्हेन arises interchange of ligand between cationic or anionic कॉम्प्लेक्सेस। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं किसका लिगेंड का बिटवीन
इसमें कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल समझेंगे, जैसे हमारे पास क्या है CrNH3O6 है और सेकंड क्या है हमारे COCN6। ध्यान से देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आपको 2 गिवन दिख रहे होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। फर्स्ट क्या है CrNH3O6 है, सेकंड क्या है COCN6। तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आपको 2 मिले तो वहां पे कौन सा होता है, आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज हम कर देंगे किसका, लिगेंड। यहाँ पे NH3 लिगेंड है, यहाँ पे क्या है CN है। हम लोग इसका जब आइसोमेरिक बनाएंगे तो हम लोग क्या राइट कर देंगे Cr, और यहाँ पे हम लिख देंगे CN कितना 6, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे CO, और यहाँ पे राइट कर देंगे क्या NH3। देखिए इंटरचेंज हो गया किसका, लिगेंड का। लिगेंड किससे, कैटायनिक और एनायनिक, कैटायनिक एंड एनायनिक क्या कॉम्प्लेक्सेस में। ये आपका कैटायनिक होगा और ये क्या होगा, एनायनिक होगा। तो किसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक, वेयर इट हैज दिस इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, COH3 है और Cr कितना है, NO2 है। तो कभी कभी एग्जाम में वैसे पूछता तो नहीं है कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमेरिक, कंपटीशन में पूछ देता है। तो हम इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या राइट करेंगे, देखिए CO यहाँ पे लिखिए, NH3 हम लोग क्या कर सकते हैं, NH3 यहाँ पे 6 है तो हम इसको कितना कर सकते हैं, 4 कर लिए। और यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, NO2 कितना राइट कर दिया, 2 राइट कर दिया। अब इसी का हम इसमें अपोजिट इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Cr हो गया यहाँ पे, और NO2 यहाँ पे कितना हो गया, NO2 यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 जो है आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब आपको ये देखना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है चेंज ना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेम है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या है, हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमेरिक। हाइड्रेट का मींस होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिक आप किसको बोलेंगे, दोज आइसोमेरिक which ligand which water act as a ligand as well as water of crystallization। मतलब कोई ऐसा आइसोमेरिक जिसमें वाटर जो है एज ए लिगेंड वर्क करे या एज ए क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल है CrH2O कितना होल 6 है और यहाँ पे कितना है CN3 है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, पॉसिबल आइसोमर कैसे बना सकते हैं। देखिए हम लोग राइट कर रहे हैं, यहाँ पे Cr है, H2O यहाँ पे कितना है 6 है, तो H2O यहाँ पे कितना कर सकते हैं, हमने 5 कर दिया, और ये Cl3 जो है उसको हम अंदर कर दिए कितना, Cl राइट कर दिए, और यहाँ पे Cl2 डॉट कितना, तो यहाँ पे H2O एक बाहर कर दे रहे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, H2O 5 है और Cl कितना है 1। मतलब यहाँ पे वाटर जो है एक्ट कर रहा है एज लिगेंड, यहाँ पे देखिए वाटर वर्क कर रहा है एज लिगेंड एज वेल एज क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं CrH2O कितना तो, और यहाँ पे राइट कर सकते हैं Cl2 Cl डॉट कितना 2H। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक में वो क्या है, लिंकेज आइसोमेरिक, लिंकेज आइसोमेरिक। तो लिंकेज आइसोमेरिक आप इसको बोलेंगे ऐसा आइसोमेरिक जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एम्बिडेंट लिगेंड। मतलब एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है दोज लिगेंड व्हिच डोनेट बोथ साइड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। मतलब ऐसा लिगेंड जो दोनों साइड से अपने क्या डोनेट करे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिक। एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन से होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड आपने पढ़ा होगा NO2, इसको हम लोग बोलते हैं ONO भी, NO2 भी इसको बोलते हैं, और क्या ONO भी। एक बार जो नाइट्रोजन साइड से लोन पेयर डोनेट करता है और इस साइड क्या है ऑक्सीजन साइड से। सेकंड जो है इसमें है HCl, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं NCS। ये क्या है एम्बिडेंट लिगेंड। तो मतलब ऐसा आइसोमेरिक इसमें क्या हो, एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे Cr है, H2O4 है, HCl है, NO2 है और क्या है Br है। तो देखिए इसका आइसोमेरिक बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, Cr है, H2O कितना है 4 है, यहाँ पे देखिए HCl है, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ CS, और यहाँ पे क्या है NO2, और ये क्या हो जाएगा आपका Br। एक आइसोमेरिक इसका और बन जाएगा Cr
H2 होल 4 और ये MCS आपका हो गया और इसको क्या ऐड कर सकते हैं ONO Br। देखिए कितने आइसोमेरिज हो गए इसके 3 आइसोमेरिज मतलब दो आइसोमेरिज which have present ambidextrous ligands then show the linkage isomeres। फिर वो क्या है आयनाइजेशन आइसोमेरिज। तो दो आइसोमेरिज which exchange of ionizable anion आप राइट कर सकते हैं exchange of ionizable anion with ligands with anionic ligand with anionic ligand उसे हम क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरेज। क्या राइट किए हमने एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन विद आयनिक लिगेंड्स। तो देखिए क्या है CO4 Br2 कितना है Cl है। अच्छा इसको हम क्या क्या राइट कर सकते हैं देखिए CO NH3 कितना है यहाँ 4 है ये Br2 है तो Br को हम एक्सचेंज कर रहे हैं एनायनिक इससे काउंटर है यहाँ एक Cl कर दे रहे हैं मतलब यहाँ पे राइट कर दें BrCl और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br होगा। ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं क्या CONH3 Br2Cl है कोई कॉम्प्लेक्स है ये इसको हम लोग राइट कर सकते हैं CONH3 यहाँ से हम एक्सचेंज कर देंगे Cl के प्लेस पे यहाँ पे Br कर दे रहे हैं मतलब यहाँ पे Br और एक Cl कर दे रहे हैं और एक Br को हम बाहर कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CONH3 BrCl और क्या Br। इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और ये क्या है नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इसमें हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं AgNO3 तो देखिए क्या हो जाएगा AgNO3 जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Ag और ये Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बाहर कर देंगे AgCl और कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा CONH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा Br2 और यहाँ पे Cl के प्लेस पे क्या हो जाएगा NO3 और सेम केस इसमें यदि हम AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या AgBr बाहर हो जाएगा मतलब प्रेसिपिटेट क्या निकलेगा AgBr निकलेगा। इसका कलर क्या हो जाएगा इसका कलर जो है AgBr का येलो होता है और Ag इसका कलर जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CONH3 BrCl और यहाँ Br के प्लेस पे क्या NO3। कहने का मीनिंग ये है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन। आयनाइजेबल एनायन क्या है ये है आपका ये एक्सचेंज हो जाता है किससे लिगैंड से। लिगैंड यहाँ किया है ये लिया हमने बाहर किया उससे प्लेस में Cl कर दे रहे हैं और दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं ये NO3 के साथ। तो क्या प्रेसिपिटेट हो रहा है यहाँ पे Cl प्रेसिपिटेट हो रहा है और यहाँ पे क्या AgBr। का जो टाइप्स है वो क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है फर्स्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज है सेकंड क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है मतलब कोई लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 है। तो फर्स्ट केस हम किसका देख रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ये है जो रिलेटिव एंगल है ए और डी के यदि हम इसको रोटेट कर दें ये चेंज नहीं होता है तो आप ये कह सकते हैं इट डज नॉट एग्जिबिट GI ऑफ इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। रीजन क्या है रिलेटिव एंगल डज नॉट चेंज। यदि हम इसको रोटेट भी करेंगे तो रिलेटिव एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हम देखते हैं तो स्क्वायर प्लेन पहले आप समझ लीजिए ये मेटल है यहाँ पे एक लिगेंड है यहाँ पे एक लिगेंड है। ये आपको जो ज्योमेट्री दिख रही है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में यहाँ पे लिगेंड के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री। मतलब जो रिलेटिव एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या है 6 बोलेंगे। इसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे 6 बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे ए राइट कर दिए और यहाँ पे क्या है बी। तो ए के बीच का जो रिलेटिव एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। उसे हम क्या बोलेंगे 6 आइसोमर। और ट्रांस हम किसको बोलते हैं ट्रांस हम तब बोलेंगे जब ए का लिगैंड के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है वो 180 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज। देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं
यहाँ पे देखिए ए के बीच का जो है एंगल आपको कितना दिख रहा है 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे इससे हम क्या बोलेंगे ट्रांस आइसोमेट्रिक। ये किसका है? ये साथ स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिड है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो है सेम लिगेंड का जो सेम लिगेंड का जो रिलेटिव एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उसे हम सिस आइसोमर बोलते हैं। और ये सेम लिगेंड का जो रिलेटिव एंगल है 180 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज। एग्जांपल क्या है? इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं यम A2B2। क्या हम एग्जांपल लिए हैं? यम A2B2। तो यहाँ पे यदि हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज बनाएंगे तो एक सिस बनेगा और एक क्या बनेगा? ट्रांस। ये इसी का एग्जांपल है। ये यम हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया? B2 हो गया। तो इसका यदि हम आइसोमेरिज बनाते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज DI बनाएंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। अब फिर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है यम A2BC। देखिए क्वाड्रेचर नंबर यहाँ 4 ही है। सब जो है ABCD जो है तो कैसे है? मोनोडेटेड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यम ABCD इसका भी जो है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज बनेगा कौन सा? एक सिस बनेगा और सेकंड क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या है? यम ABCD। यदि आप इसका बनाना चाहेंगे तो इसमें कितने GI बनेंगे? इसमें जो है 3 GI बनेंगे। जो है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए यदि हम इसका एंगल चेंज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? AMA6। यहाँ पे ये जो है 6 लिगेंड है। देखिए इनका रिलेटिव एंगल चेंज नहीं होगा, तो ये जो है तो डज नॉट एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिबिट नहीं कर देंगे कैसा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ऐसे ही हम आप बना सकते हैं किसका? MA5 तो ये भी जो है तो एग्जिबिट नहीं करेगा क्या? जीआई आइसोमेरिज। रीजन ये है इसका रिलेटिव एंगल चेंज नहीं होगा। 5 जगह जो है तो क्या होना है कि A वाली देखने हो जाएगी, वन साइड क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो इनका जो है रिलेटिव एंगल चेंज नहीं होगा, इसलिए जो है ये जीआई आइसोमेरिज शो नहीं करेंगे। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है यहां A4B2। देखिए हम इस टाइप बना दे रहे हैं यहां A4B2। यहाँ हम सेंट्रल मेटल ए यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बना देंगे? यहाँ पे हम ए कर लिए, यहाँ भी ए बना लिए और इस साइड हमने क्या यहाँ पे A4 है, तो यहाँ पे हम देखिए ये यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं यहाँ। देखिए यहाँ भी ये लिख लिए, यहाँ भी ये लिख लिए, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? बी और यहाँ पे B। तो देखिए इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? यहाँ पे देखिए इनके बीच का एंगल जो है 80 हो जाएगा, मतलब 80 साइज में लिखा है क्योंकि इनके बीच का जो रिलेटिव एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा आपका? सी साइज में। किसी का ट्रांस यदि बनाना चाहे तो ट्रांस के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ए बना लीजिए और यहाँ पे क्या बना लेंगे? यम और यहाँ पे ए और यहाँ पे आप बना लीजिए बी और यहाँ पे आप बना लीजिए क्या? ए। देखिए इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा सिस आइसोमेरिज और ये हो जाएगा क्या? ट्रांस आइसोमेरिज। मतलब M A4B2 जो टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो शो करेंगे क्या? सिस है ट्रांस आइसोमेरिज। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है Na3D3 है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है वो देखिए 2A जो लिगेंड है वो सेम प्लेन में है, लेकिन ए जो नेक्स्ट थर्ड वाला लिगेंड है वो क्या है? अपोजिट प्लेन में है। तो अपोजिट प्लेन में होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फेसियल आइसोमर। ये क्या होता है? फेसियल आइसोमर। इसको बोलेंगे जिसमें 2 लिगेंड क्या हो? सेम प्लेन में हो और एक लिगेंड जो है अपोजिट प्लेन में हो, तो उसे हम फेसियल आइसोमर। और यहाँ पे देखिए यही टाइप का यानी Sp3 कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे देखिए तीनों लिगेंड जो है सेम टाइप के लिगेंड एक जो है वो एक ही प्लेन में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेरीडोनल आइसोमर और उसे मर आइसोमर कहते हैं। फिर से देख लीजिए यहाँ पे देखिए ए जो सेम लिगेंड है, ए जो है वो दो टू जो है तो क्या है? सेम प्लेन में, एक अपोजिट प्लेन में, उसे फेसियल आइसोमर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए जो है ए जो है वो सेम प्लेन में है, उसे मेरीडोनल आइसोमर या मर आइसोमर बोलते हैं।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में हम देखेंगे इन केस आप क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और सेकंड क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मेटल है और ये बी सी डी जो है वो आपके लिगेंड है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। ये डज नॉट एग्जिस्ट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज। यदि हम इसको ऑप्टिकल के इधर मतलब मिरर के सामने रखेंगे तो ये जो है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता है। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को भी यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो ए बी सी डी ये सब क्या है, लिगेंड है, और यहाँ पे हम क्या है, मेटल है। यदि हम मिरर के इधर भी रखेंगे तो ये भी जो है तो एक्सबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता है। क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो देखिए मिरर में हम क्या करेंगे, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे 5 फिंगर रख रहे हैं और यहाँ पे 5 फिंगर रख रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब इसका जो वो है वो क्या होगा, मतलब इसका जो शेप बनेगा वो दूसरे का अपोजिट होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा कॉम्प्लेक्स है CO EN कितना होल थ्राइज है और CL कितना है, CL2 है। तो यदि हम इसका जो है तो बनाते हैं, तो यदि हम क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इनके बीच का एंगल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनके बीच का जो रिलेटिव एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको जब हम ये कहाँ पे देते हैं तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है तो कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीवियो रोटेटरी, या इसे हम लीवियो बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कहने का मतलब ये है कि यदि ये हमारे ये 5 फिंगर हैं और इधर भी हम 5 फिंगर बनाते हैं, तो हम जब एक दूसरे को करेंगे तो ये देखिए अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज इसको बोलेंगे कि मतलब जिसमें मिरर में हम देखें कि इसका साइड जो है वो चेंज हो जाए, मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम क्लॉकवाइज देखते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे हम क्या बोलेंगे, लीवियो रोटेटरी। Today's topic is the balance bond theory in the coordination chemistry. Is given class 12 chemistry chapter number 5. Balance bond theory is explained the geometry and the hybridization of complex compound. Balance bond theory is given by Linus Pauling. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें जो है हमको ज्योमेट्री किसी भी कॉम्प्लेक्स का फाइंड करना होता है, साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आज का टॉपिक हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ एक कंपाउंड गिवन है CONH3 पॉजिटिव। इसको हमारे केसी में बोलेंगे हेक्साएमाइन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आयन। तो देखिए अब इसमें कैसे इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेज फाइंड करना होगा। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट गिवन है। क्या गिवन है, कोबाल्ट। हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है। NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसपे कोई भी चार्ज ना हो। तो यहाँ पे NH3 पे चार्ज 0 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कितने हैं, 6 है। फिर देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो हम इक्वल टू के बाद इस साइड जो है क्या लिखेंगे, +3। 0 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, +3। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन फाइंड कर लिया है, कितना हो गया, +3। तो अब देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, यदि लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एटॉमिक नंबर कितने होगा। तो 27 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पढ़ा हुआ है। तो AR 3D7 4S कितना 2। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ये हमने कोबाल्ट का लिखा है। अब हमें किसको लिखना है, कोबाल्ट के पॉजिटिव का। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो हम देखिए जब भी लॉस करते हैं तो पहले बैलेंस सेल से करेंगे। बैलेंस सेल से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन किससे, 3D से। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3D6। 2 हमने S से लॉस किया है, 1 हमने किससे किया है, D से। तो 3D6 बचा। अब जो है हम ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन को फिट करेंगे।
तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। अब देखिए हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ये डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 है 5। यहाँ हमने 3D लिखा। 3D के बाद आता है कोरियस, तो कोरियस में 1 ऑर्बिटल। कोरियस के बाद आता है 4p, तो 4p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। ये हमने बना लिया, ये ग्राउंड स्टेट। तो कोबाल्ट में देखिए कितने पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे कोबाल्ट में 3 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 ऑर्बिटल में कितने हैं 6 है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो अकॉर्डिंग टू द ओह्म्स रूल हम 1-1 करके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। आफ्टर 1-1 फिल होने के बाद जब ये बचता है तब उसमें हम पेयरिंग कराते हैं। तो 1-1 करके हम फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 बच रहा है क्योंकि 6 है टोटल, हमने ये 6 कर दिया। इसके बाद ये हमने इसको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको किसका करना है, CONS3 O6 3 पॉजिटिव का। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जो ये बी में इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये पेयरिंग कर लेंगे। अच्छा, ये किस बेस पे पेयरिंग करेंगे, तो NS3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग करता है और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करता है। आपके बुक में जो है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है लिगेंड की, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड जो है राइट है। तो आप देखेंगे NS3 जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन के कंपेयर में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो NS3 यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहा है, ये 3rd नंबर का, ये इसमें आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन इसमें और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस ऑर्बिटल में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 बच गया है, यहाँ हम कोरियस बना लेंगे और साथ में हम किसको बनाएंगे, 4p। ये 3D है, ये आपका कोरियस है और ये आपका क्या है 4p। तो यहाँ देखिए NS3 जो है वो 6 मॉलिक्यूल है, तो हमें कितने ऑर्बिटल ब्रैकेट चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ देखिए D के पास 2 हो गए, S के पास 1 है और P के पास भी कितने हैं 3 है। टोटल कितने हो जाएंगे 3। मतलब यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, लिगैंड को फिल कर सकते हैं। तो देखिए लिगैंड के NS3 को ना फिल करके हमने एक क्रॉस का साइन बना लिया है। क्रॉस का साइन ये शो करता है कि यहाँ पे लिगैंड फिल हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए हमने ये कहा कि NS3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करने के बाद ये 3 ऑर्बिटल तक हो गया है। यहाँ पे D में 2 बैकेंड थे, S में 1 था और P में कितने थे 3 थे। तो टोटल कितने थे 6 बैकेंड थे। हमें 6 मॉलिक्यूल NS3 को फिल करना था। हमने NS3 के प्लेस पे क्रॉस का साइन बना दिया। तो देखिए D का कितना यूज हुआ है, D2 यूज हुआ, S में 1 यूज हुआ, P में कितना हुआ 3 यूज हुआ। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, D2sp3 हो गया। अब आपके बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें ये गिवन है यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और ये dsp2 होता है तो उसमें ज्योमेट्री जो है तो आपकी क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और ये d2sp3 है तो उसमें आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। ये sp3d2 है तो भी उसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इसको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, वो टेबल आपके बुक में गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, d2sp3, d के 2 जो है पार्टिसिपेट किए हैं, s का 1 और p का कितना है 3। अब इसकी ज्योमेट्री जब हम बताएंगे तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, d2sp3 की ऑक्टाहेड्रल। ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और साथ में उसकी ज्योमेट्री बताइए। तो आप हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कैलकुलेट करके मतलब ऐसे करेंगे, ऑर्बिटल बना के बताएंगे। तो d2sp3 हो रहा है और ज्योमेट्री क्या है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब आगे देखिए यहाँ पे D कौन सा पार्टिसिपेट किया है, n-1। ये जो 3D होता है आपने ये पढ़ा था डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में, ये कौन सा पार्टिसिपेट करता है, n-1d। और क्या है S और P, यदि n-1d करता है तो इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। साथ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यदि है तो उसे हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा स्पिन होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखेंगे। तो आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में ये पढ़े थे कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, मैग्नेटिक बिहेवियर इज अ पैरामैग्नेटिक। ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड है तो उसका क्या होता है, डायामैग्नेटिक। यहाँ पे देखिए सब जो है तो पेयर्ड है। यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, सब पेयर्ड है। तो वो क्या है, ये कैसा शो करेगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। डायामैग्नेटिक किस केस में
होगा, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके डी ऑर्बिटल में। यदि अनपेयर्ड होते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसका फार्मूला है COF6 3-। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यस हम इसको कंसीडर करिए। F पे चार्ज होता है -1, नंबर ऑफ एटम 6 है, और यहाँ पे जो चार्ज है -3 है, तो x -6 हुआ इक्वल टू -3 -6 जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -3 + 6 इक्वल टू मींस क्या हो जाएगा, x पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट में चार्ज जो है कितना आ रहा है, +3। तो कोबाल्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +3 चार्ज। अभी हमने ऐसे लिखा था, कोबाल्ट ये बनाया हुआ था, तो हम यहाँ पे अब 3D में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये 3D हो गया, ये आपका 4s है, और ये आपका क्या है, 3p है, 4p है। ये 3D हुआ, ये 4s है, और ये आपका क्या हो गया, 4p। 3D में इलेक्ट्रॉन CO3 पॉजिटिव में हम देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d6 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब जो है आपको ये देखना है, यह जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। जो फ्लोरीन है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करता है। वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट पेयरिंग। वीक फील्ड लिगेंड जो है पेयरिंग नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें इस साइड में नहीं आएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा। तो अब हमें कितना चाहिए, या 6 चाहिए, मतलब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। आपको अभी कितने दिख रहे हैं, टोटल 4 दिख रहे हैं। ये 4s में है, 4p में, तो अभी हम 4p भी बनाना पड़ेगा। देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये आपका 3D हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद में आप 4s बना लेंगे, यहाँ पे 4p। अब यहाँ पे हमको 4d बनाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑर्बिटल को बनाते हैं। ये 3d है आपका, यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 4p है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4d। 3d में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 1 के टोटल 6 हो गए। फ्लोरीन जो है, मतलब फ्लोराइड आयन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। तो मतलब इनर ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट 3D नहीं करेगा, इसमें कौन करेगा, 4D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। हम देख रहे हैं कि कितने लिगेंड है, यहाँ पे 6 है। तो 6 के लिए हमें वैकेंट ऑर्बिटल 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ध्यान से देखिए, S पार्टिसिपेट किया है, P किया है, और क्या किया है, 4D। मतलब S 1 हुआ, P कितना हुआ, 3, और D कितना हुआ, 2 हुआ। आप देखिए 3D पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसमें 4D पार्टिसिपेट करेगा, और 4D पार्टिसिपेट करेगा, या उसे हम ND ऑर्बिटल कहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। रीजन क्या है, इसमें 1 - 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें कौन कर रहा है, ND ऑर्बिटल, या आप इसको कहें 4D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। साथ में इसे हम ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मोमेंट हम दोनों निकाल देंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा होगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बिहेवियर कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक। साथ में इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हमको कैलकुलेट करना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है √m
ये n प्लस मल्टीप्लाई किससे है, n प्लस 2 से है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे 4 फिल कर देंगे, मतलब 4 प्लस कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 4 कितना हो गया 24। हमने आपको जब डी ब्लॉक और ए ब्लॉक पढ़ाया था तो उसमें एक मोबाइल नंबर आपको बताया था, हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, 9290878487 5 यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5.92, 4 मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90, 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.84 और यदि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73। तो यहाँ पे देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 4, तो 4 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 4 के लिए आएगी 4.90 बीएम। एक बार फिर से देखिए आप COF6 जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है 3 नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम इसको x कंसीडर करेंगे। जब पे जो चार्ज -1 होता है और नंबर ऑफ यहाँ पे एटम जो है वो 6 है, तो 6 × -1 तो कितना हो जाएगा -6, उधर -3 है। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 + 6 मींस होगा x इक्वल टू कितना +3। तो +3 होगा मतलब कोबाल्ट पे चार्ज कितना है +3 है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन 3 निकाले हैं, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है 3d7 है। 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, 1 यहाँ से 7 से निकल गया, टोटल कितना बचा है 3d6। अब 3d6 को हम ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 1 करके फिल किया, ये इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक की पेयरिंग करा दी। अब यहाँ पे 4s हो गया, 4p हो गया, इसके आगे 4d होगा। F जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा। जब वो पेयरिंग नहीं करेगा तो n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा 4d। हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। s में 1 है, p में 3 है और d में यहाँ पे 4d बनाया है, तो d में कितने हो गए 2 हो गए। तो टोटल देखिए क्या हुआ, s 1 है तो s, p कितने हैं 3, p 3, d कितना है 2 तो sp3 d2। तो sp3d2 कितना होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके बाद देखिए इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। रीजन क्या है कि n-1d ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, nd ऑर्बिटल कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। साथ में इसको हम क्या बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट है तो वो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। यदि वो पेयर्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है √n इंटू कितना n+2। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा √4 इंटू कितना 4+2। 4+2 6 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया तो कितना हो जाएगा √24। अच्छा आपसे जब ये स्क्वायर रूट की 24 की वैल्यू नहीं आ रही तो आप एक मोबाइल नंबर प्लग रखिए 9290878473। ये 5 अनपेयर्ड है तो 5.92 pm होगा, 4 अनपेयर्ड है तो 4.90 होगा, 3 अनपेयर्ड है तो 3.87 होगा और 2 अनपेयर्ड है तो कितना होगा 2.84, 1 है अनपेयर्ड तो कितना होगा 1.73। pm जो है बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। तो जो टॉपिक है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, इसे हम शॉर्ट में CFT थ्योरी कहते हैं। तो CBSE बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब इसमें जो d ऑर्बिटल है आपका वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। 2 पार्ट में जब स्प्लिट होता है तो एक बनता है T2z जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक बनता है EZ, इसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए T2z में कौन कौन सा होता है, तो एक होता है dxy, dxz और dy/z और EZ में कौन होता है dx², y² और dz²। तो अब देखिए हम किसके बेस पे देखेंगे, तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम उसका पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक डायग्राम होगा उसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे D के 5 ऑर्बिटल है। अभी हमने आपको बताया कि D के जो 5 ऑर्बिटल है उनके नेम क्या है dx², y², dz², dxy, dxz और dyz है। स्प्लिटिंग इनका हो जाता है, मतलब ये डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं और ये स्प्लिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको लिख लिया मेटल d ऑर्बिटल,
इनके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी 5 ऑर्बिटल बनेंगे। ये 5 ऑर्बिटल में जो है ऑक्टाहेड्रल में एक पार्ट T2Z होगा और एक पार्ट क्या होगा, EZ होगा। तो 3 ऑर्बिटल जो है वो आपके क्या है, T2Z है। इसको हम लोग बोलेंगे T2Z और इसको हम बोलेंगे EZ। तो EZ में कितने होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। EZ में 2 ऑर्बिटल और T2Z में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। इनके बीच की जो एनर्जी स्प्लिटिंग है वो टोटल होती है 10 dQ। dQ जो है यूनिट है। और इसको जो EZ के हैं यहाँ पे जो एनर्जी है वो होती है 3/5 और यहाँ जो है तो होता है 2/5। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 0.6 और इसको राइट कर सकते हैं 0.4। ये स्प्लिटिंग है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, तो जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि M इज़ अ मेटल ऑन कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ D5। किसी मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 हैं। तो उसके लिए कंडीशन दी रहती है। ये डेल्टा है, मतलब इसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। और ये ऑक्टाहेड्रल हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो O जो है वो सबस्क्रिप्ट है ऑक्टाहेड्रल का। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अ मेटल आयन विच शो द D5, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, D5 हैं। तो ये स्प्लिटिंग है, डेल्टा जो आपको दिख रहा है स्प्लिटिंग एनर्जी है। O का मतलब सबस्क्रिप्ट है, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। तो इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो ग्रेटर देन है किससे, पेयरिंग से। तो यदि वो पेयरिंग से ग्रेटर देन है तो इस केस में पेयरिंग होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। किस केस में, जब स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन किससे होगा, पेयरिंग से। सेकंड कंडीशन ये है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लेस देन है किससे, पेयरिंग से। तो जब लेस देन पेयरिंग से है तो ये क्या करेगा, डज नॉट पेयर। ये क्या होगा, डज नॉट पेयरिंग, मतलब ये पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, D5 है। तो D5 है ऑक्टाहेड्रल में। अब इसका पूछेगा एग्जाम में कि आप इसका राइट करिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन ऑफ D5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले केस में, तो ये पहला केस है, हम इस केस के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन किससे है, पेयरिंग से। तो इस केस में ये क्या करना चाहेगा, पेयरिंग करना चाहेगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो हम T2Z में कितना फिल करेंगे, हम T2Z में कितना फिल करेंगे, T2Z में पहले हम देखिए बना लेते हैं, T2Z है ये। तो पहले हम 1 1 करके फिल किए, 3 हो गए। अब ये बोल रहा है कि पेयरिंग यहाँ पे जो है तो कंडीशन ये है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो स्प्लिट नहीं होगा ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग जो है तो इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, वो पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हो गया, फिर ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो T2Z 5 हो जाएगा और EZ कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये कंडीशन बोल देता है कि इसकी कंडीशन ये है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपका क्या है, लेस देन है किससे, पेयरिंग से। तो जब लेस देन पेयरिंग से होगा तो ये क्या करना चाहेगा, ये स्प्लिटिंग करना चाहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्प्लिटिंग करेगा। तो स्प्लिटिंग जब करेगा तो हमारे पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, हमारे पास है D5। तो D5 है तो पहले हम क्या करेंगे, T2Z में फिल करेंगे और फिर किस में फिल करेंगे, EZ में। तो T2Z में पहले हम कितना फिल करेंगे, 1 2 3 और EZ में हम कितना पढ़ेंगे, 1 2, टोटल 5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2Z3 और EZ कितना, 2। आपको ये लर्न रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2Z जो है ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी जो है कम होती है किससे, EZ की। इसलिए हम पहले किस में फिल करेंगे, T2Z में फिल करेंगे, फिर EZ में फिल करेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन थी कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लेस देन है किससे, पेयरिंग से। तो वो पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, उस केस में वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2Z3 EZ2। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन में ये है कि गिव रीजन, ठीक है। देखिए क्या राइट है, इन D4 कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं D ऑर्बिटल में, 4। लिगेंड्स फॉर, यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है लेस देन है किससे, पेयरिंग से, फ्रॉम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अब आपको इसका रीजन देना है। देखिए कंडीशन क्या राइट है, तो कंडीशन आपकी राइट है कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, पेयरिंग से। जब लेस देन पेयरिंग है तो वो क्या करेगा, वो डज नॉट पेयरिंग, वो डज नॉट पेयरिंग
मतलब वो पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग जब नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा। स्प्लिटिंग करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, ईजी हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2Z हो गया। ये T2Z है और ये क्या है, ईजी है। तो देखिए तो अब जो है तो हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने आपको दिख रहा है, D4, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे कि D4 है, कंडीशन दिया हुआ है कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो लेस देन है किससे, पेयरिंग से। जब पेयरिंग से लेस देन है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग जो है लेस देन है स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो स्प्लिटिंग करेगा क्योंकि पेयरिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे फिल करेंगे तो इसकी T2Z की एनर्जी जो है कम होती है, ईजी की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 फिल करिए। अब ये जो है तो पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि पेयरिंग के लिए एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लगेगी, तो ये क्या करना चाहेगा, स्प्लिटिंग। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2Z3, ईजी कितना, 1। इसलिए इसका जो रीज़न है वो ये है कि फ्रॉम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों है, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, T2Z3, ईजी 1। नेक्स्ट टॉपिक जो है तो कलर आयन है। एग्जाम में ये आएगा क्वेश्चन कि कोई भी कंपाउंड जो है, जैसे मान लीजिए TiH2O6 है, ये बोल दिया कि जो है तो यहाँ पे कि ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है तो कलर शो करता है। तो जब भी कलर का आता है तो आप ये बताएंगे ड्यू टू द DD ट्रांजिशन। जब भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से कि कलर क्यों शो कर रहा है तो आप रीज़न बताएंगे ड्यू टू द DD ट्रांजिशन, या तो आप ये बता सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या शो करेगा, कलर आयन। जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वो कलर ना शो करके उसका क्या शो करेगा, उसका जो है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। ये मतलब जो कलर हम एब्जॉर्ब करेंगे वेवलेंथ से वो कलर शो ना करके वो कौन सा कलर शो करेगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। रीज़न पूछता है तो आप बता देंगे ड्यू टू द DD ट्रांजिशन, या बता देंगे प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।